नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत। इस अध्याय से पिछले वर्ष 6 नंबर के सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 1 नंबर एमसीक्यू से, 1 नंबर आया था अति लघुतरात्मक से और 4 नंबर का एक प्रश्न आया था निबंधात्मक से। अब सबसे पहले, यदि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पाठ के कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में चर्चा कर लें। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है सोवियत प्रणाली। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है गोर्बाचेव और विघटन। तीसरा प्रमुख टॉपिक है विघटन के परिणाम। और चौथा है शॉक थेरेपी। और पांचवा है भारत और सोवियत संघ या रूस के संबंध। अब शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों से जो पिछले 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता था। यह प्रश्न पूछा गया है 2025 में और इसका उत्तर हो जाएगा बर्लिन की दीवार। उसके बाद में आगे देखिए बर्लिन की दीवार के बारे में। हाँ, तो बर्लिन की दीवार, यह दीवार बनी थी 1961 में और इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को गिरा दिया गया था और यह शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। तो दो सवाल यहाँ से और बन सकते हैं। बर्लिन की दीवार कब बनी थी। तो बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 में। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया। तो बर्लिन की दीवार को गिराया गया था 9 नवंबर 1989 को। और बर्लिन की दीवार दो दुनियाओं के बीच खड़ी की गई थी, एक तो साम्यवादी और एक पूंजीवादी। उसके बाद में बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। दूसरा सवाल देखिए, सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोरिस येल्तनिस। तो बोरिस येल्तनिस के बारे में देख लीजिए। तो येल्तनिस ने 1991 के तख्ता पलट का विरोध किया था और वे रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने हुए थे। एक सवाल ये भी बन सकता है कि रूस के नहीं सॉरी सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति और रूस के पहले राष्ट्रपति, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, याद रखना है। ये आगे सवाल आ रखा है और ये सवाल पूछा गया था 2022 के चाइल्ड विद स्पेशल नीड एग्जाम में और 2024 के चाइल्ड विद स्पेशल नीड एग्जाम में। हाँ, तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है CWSN। तो राजस्थान में विकलांगों के लिए अलग से बोर्ड परीक्षा करवाई जाती है, तो उनके प्रश्नों को भी हमने इसमें शामिल किया है। वे प्रश्न भी कभी कभार हमारी सामान्य परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हम साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। आगे देखिए मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। मिखाइल गोर्बाचेव ने ही सोवियत संघ में दो प्रमुख सुधार शुरू किए थे, जिसमें से पहला सुधार था पेरेस्ट्रोइका और दूसरा सुधार था ग्लासनोस्त। लेकिन ये विघटन को रोक नहीं सके और सोवियत गणराज्य है जो आगे जाकर 15 सोवियत संघ है वो आगे जाकर 15 गणराज्यों में टूट गया। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है, सोवियत गणराज्य में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की शुरुआत किसने की। तो इसकी शुरुआत की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने। सवाल कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं, तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न, निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया। यह सवाल आ रखा है 2022 की परीक्षा में। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया था रूस को, यानी सोवियत गणराज्य जिसकी दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी। तो सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद उसकी जगह की भरपाई कौन करेगा, तो उसके लिए चुना गया था रूस को, क्योंकि सोवियत गणराज्य के पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे और यूएनएसए में एक वीटो सीट थी। तो वह वीटो सीट 15 गणराज्यों में टूट गई, तो किससे मिलेगी यह निर्धारित किया गया था कि यह सब मिलेगा रूस को। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की वीटो वाली सीट भी रूस को ही मिली। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, वारसा संधि की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वारसा संधि की स्थापना हुई थी 1955 में। तो वारसा संधि क्या है, तो इसके बारे में आप एक बार देख लो। वारसा संधि है एक सैन्य संधि। जिस प्रकार से अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देशों ने नाटो का गठन किया था, तो नाटो के विरोध स्वरूप सोवियत संघ ने वारसा संधि की थी और इस संधि को किया गया था 1955 में। तो आगे देखिए इसके बारे में। तो यह नाटो के जवाब में सोवियत गुट का सैन्य गठबंधन था, मतलब नाटो की तरह यही क्या था, एक प्रकार का सैन्य गठबंधन। उसके बाद में छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न है समाजवादी क्रांति कब हुई।
तो समाजवादी क्रांति, यह प्रश्न पूछा गया है 2022 की परीक्षा में चाइल्ड विद स्पेशल नीड, और यह क्रांति हुई थी 1917 में। तो घुमा फिर कर एग्जामिनर ये भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि समाजवादी क्रांति को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे हम रूसी क्रांति भी कहते हैं और इसे हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। तो सवाल ये भी बन सकता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो इसका उत्तर भी क्या रहेगा 1917। और सवाल ये भी बन सकता है रूसी क्रांति कब हुई, तो इसका उत्तर भी क्या हो सकता है 1917। और रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति या समाजवादी क्रांति के नायक कौन थे, तो इसके नायक थे व्लादिमीर लेनिन। तो ये सवाल भी बन सकता है व्लादिमीर लेनिन ने किस क्रांति की शुरुआत की, तो आपको ध्यान रखना है समाजवादी क्रांति। अब आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्नों में। तो कई बार बोर्ड परीक्षा में इस पार्ट से रिक्त स्थान वाले सवाल भी आए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। तो पहला रिक्त स्थान देखिए, समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 की खाली जगह के बाद अस्तित्व में आया। तो खाली जगह में आ जाएगा समाजवादी क्रांति। देख लो ऊपर वाला सवाल और ये नीचे वाला सवाल मिलता जुलता है। ये सवाल पूछा गया है चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले में, और ये पूछा गया है 2025 के सामान्य एग्जाम में। तो देख लीजिए ये सवाल यहाँ पर खाली जगह के रूप में वापस रिपीट हो गया है। इसीलिए मैंने चारों सालों के चारों सामान्य प्रश्न पत्र और चारों चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले प्रश्न पत्रों को शामिल करके ही ये PDF तैयार की है, जो जिससे हमारे से कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं छोड़ जाए। तो देखिए आगे, समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 के समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। तो अब देख लीजिए ध्यान से, तो समाजवादी क्रांति क्या थी, तो इसके बारे में देखिए। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने की सबसे बड़ी कोशिश थी। यानी अमेरिका के नेतृत्व में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, इसका विरोध करती थी समाजवादी क्रांति। यह पूंजीवाद के विरोध और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। तो यदि एग्जामिनर चाहे तो यह सवाल भी पूछ सकता है समाजवादी क्रांति, तो समाजवादी क्रांति थी पूंजीवाद के विरोध में और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित। दूसरी खाली जगह देखिए, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने खाली जगह में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। तो बर्लिन की दीवार को गिराया गया था 1999। यदि तारीख पूछ ले तो तारीख हो जाएगी 9 नवंबर। तो 9 नवंबर 1999 को पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने गिराया है। ध्यान रखना है, यदि एग्जामिनर आपके साथ मजाक करना चाहिए तो ये भी सवाल पूछ सकता है पूर्वी जर्मनी या पश्चिमी जर्मनी में से किस जनता ने बर्लिन की दीवार को गिराया, तो यह गिराया था पूर्वी जर्मनी की जनता ने। तो अब इसके बारे में देखिए, बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही थी और इसे शीत युद्ध के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में माना जाता है, और इसके गिरने के बाद दूसरी दुनिया का अंत शुरू हो गया या पतन शुरू हो गया। यहाँ पर एक शब्द आया है दूसरी दुनिया। तो आपको मैं बताऊं, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया में दो मुख्य महाशक्तियां बची। एक महाशक्ति थी USA और एक महाशक्ति थी USSR। तो USA के प्रभाव वाले देश और USA के नेतृत्व में पहली दुनिया, और USSR के प्रभाव वाले देश और USSR खुद दूसरी दुनिया। यानी जो देश USA का सपोर्ट करते थे उन्हें पहली दुनिया में मान लिया गया, जो सामान्यतः पश्चिमी देश थे। उसके बाद में जो देश USSR का समर्थन करते थे उन्हें हम पूर्वी दुनिया या फिर दूसरी दुनिया कहना शुरू कर दिया। तो आगे देखिए ध्यान से। हाँ, तो बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। तो प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं बर्लिन की दीवार खाली जगह वर्षों तक खड़ी रही 28 वर्षों तक, और यह शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से खाली जगह तथा खाली जगह नामक दो देश बने। तो चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से दो देश बने, जिसमें से एक का नाम है चेक और एक का नाम है स्लोवाकिया। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों नाम इसमें ही शामिल है, चेक और स्लोवाकिया। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, यह विभाजन शांतिपूर्वक हुआ था, यानी इसमें किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। लोगों ने सहमति से ही दो नए देश बना दिए, एक का नाम चेक रख दिया और एक का नाम स्लोवाकिया रख दिया। इसके विपरीत एक देश था युगोस्लोवाकिया, और इसका जब विभाजन हुआ तो यहाँ पर बहुत सारी हिंसक घटनाएं और लंबे समय तक गृह युद्ध चला था। तो आप याद रख सकते हो चेकोस्लोवाकिया का गठन कब, चेकोस्लोवाकिया के विभाजन से कौन से दो देश बने, तो एक है चेक और एक है स्लोवाकिया। अब आगे देखिए ध्यान से,
चौथी खाली जगह, सोवियत राजनीतिक प्रणाली खाली जगह विचारधारा पर आधारित थी। तो यह कौन सी विचारधारा पर आधारित थी? समाजवाद। या फिर आप यहाँ पर साम्यवाद भी लिख सकते हैं, साम्यवाद लिखने में भी कोई समस्या नहीं है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे देखिए, हाँ, समाजवाद के बारे में। तो इस प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था और किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए किसी भी प्रकार की जगह नहीं थी। यानी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी, इसमें केवल और केवल एक पार्टी ही मुख्य रूप से थी और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद में अगला है हमारा भाग अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? यह सवाल पूछा गया है 2024 में। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ है 1990 में, यानी बर्लिन की दीवार गिरने के 1 वर्ष बाद। इससे पहले भी हम 17वीं या 18वीं शताब्दी में जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं, लेकिन हमें उससे नहीं लेना है, हमें 1990 वाले एकीकरण से लेना है, क्योंकि उस समय जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया था, एक तो पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी था यूएसएसआर के समर्थन में और पश्चिमी जर्मनी था यूएसए के समर्थन में। तो देखिए, बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी और इससे जर्मनी का एकीकरण हुआ और शीत युद्ध की समाप्ति की शुरुआत हो गई। तो एक सवाल यह भी बन सकता है, शीत युद्ध की समाप्ति की शुरुआत किस प्रकार हुई? तो शीत युद्ध की समाप्ति की शुरुआत हुई थी बर्लिन की दीवार गिरने के साथ। अब देखिए ध्यान से अगला प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे? देखो ऊपर ऑप्शन, वहां पर भी पूछा गया ऊपर सवाल, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। सवाल वही घुमा फिरा कर पूछा गया, ऊपर पूछा गया था सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति और यहाँ पर सवाल पूछ लिया है सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति। तो दोनों का उत्तर सेम ही है और इसका उत्तर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव है वो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं और ये पश्चिम की बराबरी करने के लिए उनके साथ संबंधों को सामान्य करते हैं और सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने 2 सुधार भी शुरू किए थे जिसका नाम था ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, लेकिन इनके प्रयास विफल रहे और अंततः सोवियत संघ 15 गणराज्यों में टूट गया। हाँ, तो अब आगे देखिए ध्यान से अगला प्रश्न, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसको स्वीकार किया गया था? यह प्रश्न पूछा गया है 2022 के एग्जाम में। देखो पहले ऊपर एमसीक्यू में भी पूछ लिया गया और अब वापस अति लघुतरात्मक में भी पूछ लिया गया है। तो आपको हर एक प्रश्न ध्यान से याद रखना है क्योंकि वे घुमा फिरा कर कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य चुना गया था रूस को। अब आगे देखिए, हाँ, तो महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला, क्योंकि वो परमाणु हथियार किन देशों के पास रहेंगे? यदि सभी 15 देशों में परमाणु हथियार बांट दिए तो दुनिया में परमाणु से और ज़्यादा खतरे पैदा हो जाएंगे। तो रूस को ये जिम्मेदारी दी गई कि सोवियत संघ के जो कोई भी संधियाँ की गई हैं या वीटो पावर है वह सब रूस ही संभालेगा। अब देखिए अगला सवाल है चौथा, और चौथा सवाल पूछा गया है 2022 के एग्जाम में, रूसी मुद्रा का नाम क्या है? तो रूसी मुद्रा का नाम रूबल है। हाँ, तो रूबल के बारे में देख लो महत्वपूर्ण जानकारी। तो जिस समय शॉक थेरेपी शुरू की गई थी तो उस समय रूबल के मूल्य में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई थी और जिससे लोगों की जमा पूंजी डूब गई थी। अब अगला 5वां सवाल है, जोसेफ स्टालिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और यह सवाल पूछा गया है 2022 के एग्जाम में। तो जोसेफ स्टालिन वे थे व्लादिमीर लेनिन के उत्तराधिकारी। व्लादिमीर लेनिन वही जो रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति कह लो या समाजवादी क्रांति कह दो जिसके नायक थे, उन्हीं के उत्तराधिकारी कौन थे? जोसेफ स्टालिन। और जोसेफ स्टालिन के समय ही सोवियत संघ में तेजी से औद्योगिकरण हुआ और खेती को बलपूर्वक सामूहिकृत किया गया। अब सामूहिक खेती का मतलब होता है एक समुदाय द्वारा शामिल रूप से खेती करना, और उन्हीं के उन्हें तानाशाही रवैये के लिए भी जाना जाता है। यानी वो बहुत ही ज़्यादा तानाशाह थे, जो उनकी कोई बात नहीं मानता था। तो आप समझते हैं तानाशाह क्या करता है, अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है। अब आगे देखिए महत्वपूर्ण जानकारी, उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय दिया जाता है। यानी जिस समय दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय रूस के सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टालिन, और 1930 के दशक में हुए भयानक आतंक और तानाशाही के रवैये के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है उन्हें। यह है अन्य जानकारी। उसके बाद में अगला प्रश्न आ रखे हैं हमारे लघुतरात्मक प्रश्न से। तो लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में देखिए, लघुतरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है,
सोवियत संघ और भारत के संबंध सदैव मधुर रहे हैं। उपरोक्त कथन के पक्ष में कोई दो उदाहरण दीजिए। यह सवाल पूछा गया है 2025 के एग्जाम में। तो देखिए, हाँ, तो 2025 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, इसका उत्तर ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले, भारत और सोवियत संघ के संबंध के इतिहास में सबसे गहरे और भरोसेमंद रहे हैं। और इसके दो परिणाम देखिए। सबसे पहले तो आर्थिक सहायता, दूसरा है राजनीतिक व सैन्य सहयोग। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की मदद की जब कोई और देश मदद देने को तैयार नहीं था। भारत में भिलाई है, बोकारो है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र है, इन सभी की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। और सोवियत संघ ने भारत को राजनीतिक और सैन्य सहयोग भी दिया है। भारत में वर्तमान समय में और आज़ादी के समय से एक मुद्दा पूरी जोरों शोरों से उठा है कई बार, और उस मुद्दे का नाम है कश्मीर मुद्दा। और जब कभी भी कश्मीर मुद्दे पर भारत को आवश्यकता हुई तो सोवियत संघ ने खुलकर संयुक्त राष्ट्र में हमेशा भारत का समर्थन किया। और जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसी समय भी सोवियत संघ ने भारत की सहायता की थी। और भारत आज भी अपने अधिकांश सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर ही निर्भर है। दूसरा प्रश्न देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम लिखिए। तो सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम या प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव तो था शीत युद्ध की समाप्ति, और दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व का उदय। यानी ज्यों ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो शीत युद्ध स्वतः ही समाप्त हो गया। शीत युद्ध के बारे में आप जानते हैं, यूएसए और यूएसएसआर के बीच प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई न होकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की होड़ी क्या थी, शीत युद्ध। और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही सोवियत संघ का पतन हो गया। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही वैचारिक और सैन्य टकराव समाप्त हो गया और हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। और इसके साथ ही विश्व दुनिया में एक ध्रुवीय एक अन्य ध्रुव, यानी पहले ध्रुव दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, वह एक ध्रुव के रूप में बदल गई। अब अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति रह गया। एक पहले महाशक्ति थी यूएसएसआर, जिसका विघटन हो चुका था। और विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया। और कई नए देश जैसे बाल्टिक और मध्य एशियाई देशों का उदय हुआ। अब उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखिए, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप तो इसे ध्यान से पढ़ लेना। शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी यह एक अर्थव्यवस्था सुधार मॉडल है जिसका उद्देश्य साम्यवाद के पतन के बाद, मतलब सोवियत संघ का गणराज्य, सोवियत संघ जब गणराज्य में टूट गया तो उसके बाद किस प्रकार वहां से समाजवादी व्यवस्था को हटाकर पूंजीवादी व्यवस्था शुरू की जाए। तो इसके लिए उन्होंने शॉक थेरेपी का मॉडल दिया था। अब इसका नाम शॉक थेरेपी क्यों रखा गया है, तो इसके पीछे वजह है ये है कि इसमें जो सुधार किए गए थे उन्हें जल्दी जल्दी लागू किया गया था। तो इसलिए हम इसे कई बार आघात पहुंचाकर उपचार करना भी कह देते हैं। इसमें राज्य की संपदा का निजीकरण हुआ, मुक्त व्यापार, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से सीधा जुड़ाव शामिल था। उसके बाद में देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में वापस शॉक थेरेपी के बारे में पूछा गया है, और यह प्रश्न आ रखा है 2023 के एग्जाम में। शॉक थेरेपी जनता को आंदोलन तक नहीं ले गई, बल्कि इसने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। कैसे अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया, इसके तीन परिणाम में सबसे पहला परिणाम औद्योगिक ढांचे का पतन हो गया। यानी यूएसएसआर के समय जितने कितने भी उद्योगों की स्थापना की गई थी, शॉक थेरेपी के लागू होने के बाद वे उद्योग बंद हो गए। रूस का विशाल औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया, जिसे विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा गया है। यहाँ पर एक ये सवाल यहाँ से भी बन सकता है, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल क्या है, तो आपको बता देना है शॉक थेरेपी लागू होने के बाद यूएसएसआर के ज़माने के उद्योगों को कम दामों पर बेचना ही विश्व इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल है। उसके बाद में इसका दूसरा परिणाम है मुद्रास्फीति और गरीबी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई और लोगों की जमा पूंजी डूब गई। सरकारी रियायतें खत्म होने से गरीबी बढ़ गई और मध्यम वर्ग हाशिए पर आ गया। तीसरा प्रभाव था इसका, या तीसरा परिणाम था खाद्यान्न संकट। पहले सामूहिक खेती की जाती थी और इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जिससे खाद्यान्न सुरक्षा खत्म हो गई और ऐसे हालात पैदा हो गए कि रूस को दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ा। जो पहले दूसरे देशों को अनाज निर्यात करता था, उसकी हालत यह हो चुकी है कि वह अपने नागरिकों का पेट भरने के लिए दूसरे देशों से अनाज मंगवा रहा है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यह प्रश्न आ चुका है 2023 के एग्जाम में और 2024 के एग्जाम में। हम इससे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे एक नंबर का सवाल एमसीक्यू या खाली जगह या अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं।
तो देखिए किस प्रकार मिलान करना है। यहाँ पर पहले ही मैंने मिलान कर दिया है। सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने की थी सुधारों की शुरुआत। और कौन कौन से सुधार थे? पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। उसके बाद में शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी था एक आर्थिक मॉडल या अर्थव्यवस्था सुधार मॉडल, कुछ भी लिख सकते हो आप। उसके बाद में इसमें क्या था? इसमें जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर ढकेलना। उसके बाद में रूस है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, एमसीक्यू में भी पढ़ा था हमने। और सोवियत संघ के बाद यूएनएसए में स्थायी सीट किसको मिली थी? रूस को। उसके बाद में है बोरिस येल्तनिस। बोरिस येल्तनिस हैं रूस के राष्ट्रपति। हाँ और ये रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। ये तो प्रश्न आता है रूस का सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। और एक प्रश्न आता है रूस के प्रथम राष्ट्रपति, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोरिस येल्तसिन। सॉरी मैं बार बार नाम गलत बोल रहा हूँ, बोरिस येल्तसिन। तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में वार्सा। वार्सा यह एक था सैन्य समझौता जो नाटो के विरोध में बनाया गया था, यानी यूएसए ने बनाया था नाटो गठबंधन, तो सोवियत गुट ने कौन सा गठबंधन बनाया? वार्सा। उसके बाद में व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन वही बोल्शेविक क्रांति के जनक, या फिर अपन कह सकते हैं रूसी क्रांति के जनक। और 1917 में हुई थी यह क्रांति। उसके बाद में रूबल। रूबल है रूसी मुद्रा। और बस ये करेंसी। इसके बाद में एक निबंधात्मक प्रश्न आ रखा है जो लगातार कई सालों में रिपीट हो रहा है। सोवियत प्रणाली को स्पष्ट करते हुए सोवियत संघ के विघटन या कारणों की विवेचना कीजिए। यह प्रश्न आ रखा है 2024 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में और 2025 के CWSN एग्जाम में। तो यह प्रश्न हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे आग्रह रहेगा कि इस प्रश्न को आप पूर्ण रूप से तैयार कर लें, क्योंकि यह आगामी एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना रखता है। तो सबसे पहले देख लीजिए सोवियत प्रणाली। तो सोवियत प्रणाली 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। यह प्रणाली समाजवाद और समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित थी। इसमें निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया और अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय शासन था और विपक्ष के लिए किसी भी प्रकार की जगह नहीं थी। उसके बाद में इसी में आगे प्रश्न पूछा गया था सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण। तो देख लीजिए सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण में सबसे पहले तो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की कमजोरी। उसके बाद में दूसरा कारण हो जाएगा संसाधनों का गलत उपयोग। और उसके बाद में तीसरा हो जाएगा प्रशासनिक भ्रष्टाचार और गतिरोध। चौथा कारण हो जाएगा गोर्बाचेव के सुधार। और पांचवा कारण हो जाएगा राष्ट्रवाद का उभार। और उसके बाद में अगला निबंधात्मक प्रश्न देखिए। तो अगला निबंधात्मक प्रश्न आ रखा है 2022 में, भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। आपके अनुसार भारत को इससे क्या लाभ हुए? तो इसके बारे में देख लीजिए। हाँ तो शीत युद्ध के दौर से ही भारत और सोवियत संघ या बाद में हम कह सकते हैं रूस के साथ भारत के संबंध बहुआयामी और गहरे रहे हैं। बहुआयामी मतलब अलग अलग क्षेत्रों में रहे हैं, केवल और केवल सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहे हैं, कई और क्षेत्रों में भी रूस ने हमारी सहायता की है। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस भारत का सबसे भरोसेमंद मित्र बना रहा। यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद में लोगों ने सोचा कि भारत और सोवियत संघ के मध्य जो दोस्ती थी वह धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन इसके विपरीत रूस बाद में भी भारत का एक भरोसेमंद साथी बना रहा। तो अब इससे भारत को क्या क्या लाभ हुए उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले भारत को सैन्य और सुरक्षा सहायता प्रदान की गई। भारत रूस से अपनी जरूरत का अधिकांश सैन्य साजो सामान खरीदता है, जैसे सुखोई लड़ाकू विमान। वर्तमान समय में जो सुखोई लड़ाकू विमान है ना, वो ब्रह्मोस मिसाइल, विमान वाहक पोत विक्रमादित्य, विमान वाहक पोत, या कई बार हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य। तो यह सब है जो रूस की सहायता से ही भारत ने निर्मित किए हैं। जैसे आधुनिक हथियार रूस ने भारत को दिए हैं। रूस ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी क्रायोजेनिक रॉकेट की तकनीक भी है, वो रूस ने भारत को प्रदान की है। उसके बाद में ऊर्जा सुरक्षा। भारत, आपको मालूम होगा कि भारत अपने आप में इतना कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करता है, वह ऊर्जा संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। तो दूसरे देशों से ऊर्जा आयात करता है तो उसमें एक प्रमुख हिस्सा रूस का भी है। रूस से तेल और प्राकृतिक गैस भारत मंगवाता है। उसके बाद में तीसरा लाभ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन। कश्मीर मुद्दे पर हर बार रूस ने बिना किसी सशर्त भारत का समर्थन किया है और संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर का भी इस्तेमाल कई बार भारत के हितों की रक्षा के लिए किया है। उसके बाद में चौथा भारत को लाभ, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग। दोनों देशों के वैज्ञानिक कई परियोजनाओं में साझेदार हैं, जैसे बोकारो स्टील संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र आदि। ठीक। और ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी भारत और रूस के सहयोग से ही मिलकर बनाई गई है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम
अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर एनालिसिस, यानी कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में। तो देख लीजिए सबसे पहले तो इसके बारे में बता रखा है 2025 में इस वर्ष एमसीक्यू और एक लाइन और एक भारत सोवियत संबंध पर जोर दिया गया था। यानी शुरुआत में, पाठ की शुरुआत में आपको बताया था, एक प्रश्न तो आया था एमसीक्यू वाला और एक आया था अति लघु उत्तरात्मक और एक आया था निबंधात्मक। तो इन प्रश्नों पर 2025 में जोर दिया गया था। तो 2026 में कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो उसके बारे में बताया गया है। तो 2026 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक तो शॉक थेरेपी और एक हो जाएगा बर्लिन की दीवार, एक हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन और एक हो जाएगा भारत रूस संबंध। आप ये 4 टॉपिक मुख्य रूप से तैयार कर लें, आपके आगामी एग्जाम में कोई भी नंबर नहीं काट सकता। उसके बाद में हाँ, शॉक थेरेपी, गोरबाचेव के सुधार, सोवियत प्रणाली और कमियाँ। अब इस पार्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, एक नंबर का सवाल आ सकता है, उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले 1917 रूसी क्रांति, सवाल पूछ सकते हैं रूसी क्रांति कब हुई, तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। अब आगे देखिए दूसरा, 1961 में बनी थी बर्लिन की दीवार और 1989 9 नवंबर इस दिन बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और 1991 सोवियत संघ का विघटन हो गया, जो आगे जाकर 15 गणराज्यों में टूट गया। उसके बाद में आगे है प्रथम दुनिया। तो प्रथम दुनिया के बारे में बताया गया था, अमेरिका के समर्थन वाले देश जिन्हें हम पूंजीवादी देश भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रथम दुनिया। उसके बाद में है दूसरी दुनिया, जो सोवियत खेमे वाले देश जिन्हें हम समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश भी कहते हैं। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा तो भारत कहाँ है, तो भारत था तीसरी दुनिया में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक, तो भारत ने कहा न तो हम सोवियत संघ के साथ जाएंगे न ही अमेरिका के साथ। हाँ, लेकिन कई बार हमें भारत की रणनीतियों या विदेश नीति के अनुसार मालूम चलता है कि भारत दूसरी दुनिया के समर्थन में कभी कभार खड़ा था। ठीक, और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर होता है पूरा। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या है या आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में सुझाव दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उन सुधारों को मैं अगले वीडियो में अप्लाई करूं और आपसे यही आशा रहेगी कि आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। तो ज़्यादा समर्थन कैसे होगा, आप उनके मित्र या आपके भाई बहन जो कक्षा 12 आर्ट्स में राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो आप उन्हें निवेदन करें कि यदि आप राजनीति विज्ञान में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं या आपने पूरे वर्ष राजनीति विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है और आपको बोर्ड परीक्षा की चिंता है, तो आप हमारी कक्षा यूट्यूब चैनल से इन पाठों को आप पढ़ लें। आधे घंटे का वीडियो है, कुछ नहीं जाता है, आप देख सकते हैं आसानी से। आधे आधे घंटे का देंगे तो पूरे चैप्टर है 15 साढ़े 7 घंटे में आप पूरी राजनीति विज्ञान कंप्लीट कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।